दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। फाइजर की कोविड-19 वैक्सीन को भारत में जल्द मिल सकती है मंजूरी। जी हां, आपको बता दें कि अमेरिकी फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर ने मंगलवार को कहा है कि फाइजर वैक्सीन को भारत में स्वीकृति मिलने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। 15वें वार्षिक बायोफार्मा और हेल्थ केयर समिट में अमेरिकी फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर के सीईओ अल्बर्ट बोर्ला ने कहा है कि मैं ये उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द हम सरकार के साथ अंतिम समझौते पर फैसला कर लेंगे। कंपनी ने इस वैक्सीन को जर्मन फर्म बायोएनटेक के साथ साझेदारी में विकसित किया है, जो कोरोना वायरस के खिलाफ 90% असरकारक है। और बता दें कि इस महीने की शुरुआत में नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि भारत में फाइजर और मॉडर्न के कोरोना वायरस टीकों को मंजूरी देने पर विचार किया जा रहा है। और बता दें कि भारत के औषधि महानियंत्रक डीजीसीआई ने उन वैक्सीनों का ट्रायल बंद कर दिया है जिन्हें अन्य देशों में अनुमति मिली हुई है। इससे फाइजर और मॉडर्न जैसी वैक्सीनों के लिए रास्ता साफ हो गया है। और डीजीसीआई प्रमुख वीजी सोमानी ने कहा है कि यह नियम केवल उन टीकों पर लागू होगा जिन्हें यूएस एफडीए, ईएमए, यूके एमएचआरए, पीएमडीए, जापान और द्वारा प्रतिबंधित उपयोग के लिए पहले ही मंजूरी दे दी गई है या विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए सूचीबद्ध किया गया है। टीआरपी घोटाले में मुंबई पुलिस ने दूसरी चार्जशीट में अर्नब गोस्वामी को बनाया आरोपी। जी हां, आपको बता दें कि फर्जी टीआरपी घोटाले में देश के जाने माने पत्रकार अर्नब गोस्वामी को आरोपी बनाया गया है। मुंबई पुलिस ने इस मामले में दूसरे आरोप पत्र में अर्नब गोस्वामी को आरोपी बनाया है। मुंबई पुलिस ने मंगलवार को कहा कि यहां के एक अदालत के समक्ष अपना दूसरा आरोप पत्र दायर किया। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने इस मामले में 9 महीने पहले एफआईआर दर्ज की थी। तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने बताया था कि इस स्कैम में अर्नब गोस्वामी भी शामिल हैं। और फेक टीआरपी स्कैम का मामला बीते साल अक्टूबर में सामने आया था, जबकि रेटिंग एजेंसी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने हंसा रिसर्च ग्रुप के जरिए शिकायत की थी। अपनी शिकायत में बार्क में रिपब्लिक समेत कुछ चैनलों को लेकर कहा था कि वे टीआरपी के नंबरों में हेरफेर कर रहे हैं। ज्यादा बच्चे वालों को इस राज्य में मिलेगा इनाम, बीजेपी के सहयोगी का ऐलान। जी हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश और असम जैसे राज्यों में जहां जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने और 2 से ज्यादा बच्चे होने पर तमाम सुविधाएं छीनने जैसे कदम उठाए जाने की तैयारी चल रही है। वहीं मिजोरम सरकार के एक मंत्री ने ऐलान किया है कि जिन माता पिता के पास ज्यादा बच्चे होंगे उन्हें 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। बता दें कि ये राज्य हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े परिवार के मुखिया की मौत को लेकर चर्चा में आ चुका है, लेकिन मिजोरम के मंत्री का कहना है कि उन्होंने राज्य की घटती हुई आबादी को देखते हुए यह फैसला लिया है। मिजोरम सरकार के खेल, युवा मामलों और पर्यटन मंत्री रॉबर्ट रुमाविया रोइटे ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार बड़े परिवार को प्रोत्साहन देगी। उन्होंने घोषणा की है कि अपने चुनाव क्षेत्र में उन परिवारों को 1 लाख रुपए कैश अवार्ड देंगे जिनके ज्यादा बच्चे होंगे। वे आइजोल ईस्ट 2 विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि उन्होंने अवार्ड पाने वाले माता पिता के लिए बच्चों को न्यूनतम या अधिकतम संख्या के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं बताया है। अपने इस ऐलान के बारे में रोइटे ने कहा है कि मिजोरम की जनसंख्या घनत्व 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि राष्ट्रीय औसत 382 से काफी कम है। कई वर्षों से इनफर्टिलिटी रेट और मिजो आबादी में गिरावट की दर गंभीर चिंता की वजह रही है। 15,09,721 करोड़ के गंवाने के बाद पटरी पर लौट रही गौतम अडानी की कंपनियां चीनी अरबपति को पछाड़ कर हासिल करेंगे ताज। जी हां, आपको बता दें कि पिछले हफ्ता अडानी समूह के लिए मुश्किल भरा रहा। एक रिपोर्ट के चलते गौतम अडानी को 15,09,721 करोड़ का नुकसान हुआ। अडानी समूह के लिए बुरे दौर का ये वक्त शायद अब खत्म होता जा रहा है। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन अडानी समूह के शेयरों में तेजी लौटी। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में आई भारी गिरावट के
बाद आज लगातार दूसरे दिन अडानी पोर्ट्स, अडानी टोटल गैस, अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, ग्रीन एनर्जी और अडानी इंटरप्राइजेस के शेयरों में उछाल देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में 5% का अपर सर्किल लगने के बाद कंपनी के मालिक गौतम अडानी की संपत्ति में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस तेजी की बदौलत अडानी एक बार फिर से अपनी कुर्सी को हासिल करने की ओर बढ़ गए हैं। पिछले हफ्ते अपनी संपत्ति में बड़ा नुकसान और एशिया के टॉप अरबपतियों की लिस्ट में दूसरे नंबर की सीट गंवाने के बाद इस हफ्ते अडानी को बड़ी राहत मिल रही है। मंगलवार को अडानी समूह की कंपनियों के शेयर में 5% की तेजी आई, जिसके कारण अब एक बार फिर से गौतम अडानी की संपत्ति 65 अरब डॉलर के पार हो गई है और इस आंकड़े के साथ ही वो एशिया के टॉप बिलियनियर्स के लिस्ट में दूसरे नंबर पर मौजूद चीनी अरबपति चीन के जोंग शानशान को पछाड़कर एक बार फिर से अपनी कुर्सी हासिल कर लेंगे। और दोस्तों में अगली खबर है यूपी में कानपुर की, जिसमें कानपुर में जमीन से निकला खजाना देखने के लिए उमड़ी भीड़। जी आपको बता दें कि यूपी के कानपुर देहात में मंगलवार को खुदाई के दौरान एक मटका मिला और इस मटके में बेशकीमती सिक्के भरे थे। खुदाई के दौरान वहां मौजूद लोग सिक्के देखकर हैरान रह गए। धीरे धीरे सूचना फैली और प्राचीन सिक्कों को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने खुदाई कर रहे जेसीबी चालक और मजदूरों से 72 सिक्के बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने बताया कि इन सिक्कों को पुरातत्व विभाग को सौंपा जाएगा। मामला कानपुर देहात के राजपुर ब्लॉक के छोलापुर गाँव का है और बताया जा रहा है कि स्थानीय विधायक पंचायत निधि से मंदिर तक पहुंचने के लिए 200 मीटर खड़ंजा निर्माण करा रहे थे। खड़ंजा बिछाने के लिए जेसीबी से मिट्टी की खुदाई का काम चल रहा था। इसी दौरान जेसीबी चालक वीरेंद्र को मिट्टी का मटका दिखाई पड़ा। वीरेंद्र ने मटका निकाला तो उसमें सिक्के निकले। मौके पर मौजूद वीरेंद्र समेत 4 लोगों ने इन सिक्कों को आपस में बांट लिया। स्पुतनिक वी को विकसित करने वाले संस्थान का बयान, कहा कोरोना के हर वेरिएंट से बचाने में सक्षम है ये वैक्सीन। जी हम बात कर रहे हैं कोरोना महामारी के खिलाफ पूरी दुनिया में सबसे पहले तैयार होने वाली वैक्सीन स्पुतनिक वी थी और इस रूसी वैक्सीन की प्रभावकारिता भी इस वक्त दुनिया में मौजूद सभी कोरोना वैक्सीन के मुकाबले सबसे बेहतर है। इसके अलावा भारत ने भी कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद किसी तीसरी वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी सबसे पहले दी थी, तो वो थी स्पुतनिक वी ही। और ऐसे में इस वैक्सीन की महत्वता को लेकर एक और बात सामने आई है। दरअसल द गैमेलियर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के प्रमुख अलेक्जेंडर गिल्बर्सबर्ग ने कहा है कि स्पुतनिक वी कोरोना के सभी वेरिएंट से बचाने में सक्षम है। मंगलवार को अलेक्जेंडर गिल्बर्स ने अपने एक बयान में कहा कि #स्पुतनिक वी का टीका लेने के बाद जो एंटीबॉडी विकसित होती है वो कोरोना के हर वेरिएंट से रक्षा करने में सक्षम है। आपको बता दें कि इस संस्थान ने ही रूस में वैक्सीन को विकसित किया है। स्पुतनिक को भारत में आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है और कुछ चुनिंदा प्राइवेट अस्पतालों को ये वैक्सीन 1145 रुपए प्रति खुराक के हिसाब से दी जा रही है। और आपको बता दें कि रूसी प्रत्यक्ष निवेश फंड ने 15 जून को एक अध्ययन का हवाला देते हुए कहा कि स्पुतनिक वी किसी भी अन्य वैक्सीन की तुलना में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ सबसे अधिक प्रभावी है। सीएम खट्टर का ऐलान, कहा हरियाणा में पौधे लगाने वाले 8वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स को मिलेंगे एक्स्ट्रा मार्क्स। जी हां, बात करें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक नई नीति की घोषणा की है। प्रदेश में 8वीं से 12वीं तक कक्षा के उन छात्रों को अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे जो पौधे लगाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे। उन्होंने कहा कि अंतिम परीक्षा में कुछ अतिरिक्त अंक का यह प्रावधान राज्य के स्कूली शिक्षा बोर्ड के तहत आने वाले स्कूलों के छात्रों के लिए होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रावधान के प्रारूप पर जल्द ही काम किया जाएगा। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि उन्होंने पंचकुला जिले में मोरनी पहाड़ियों में स्थित नेचर कैंप थापली और प्राकृतिक रास्तों के मनोरम दृश्य के बीच एक पंचकर्म स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन करने के बाद ये घोषणा की। खट्टर ने पंचकुला जिले के मोरनी पहाड़ी क्षेत्र में गर्म हवा के गुब्बारे, पैराग्लाइडिंग और पानी पर चलने वाले
स्कूटर सहित रोमांचक खेलों में भी भाग लिया। उन्होंने कहा कि पड़ोसी क्षेत्रों के युवाओं को पैराग्लाइडिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा और इन गतिविधियों के संचालन के लिए एक क्लब बनाया जाएगा। क्लब का नाम महान खिलाड़ी मिखा सिंह के नाम पर रखा जाएगा, जिनका शुक्रवार को यहां कोविड-19 संबंधित जटिलताओं के कारण निधन हो गया। खट्टर ने कहा कि इसका नाम फ्लाइंग सिख दिवंगत मिखा सिंह के नाम पर रखा जाएगा। और दोस्तों मैं अगली खबर बता दें कि भारत का अपना देशी 5G नेटवर्क टाटा के साथ मिलकर एयरटेल ने की खास तैयारी। जी हम बात करें कि 5G नेटवर्क को लेकर एक अच्छी खबर आई है। भारत के पास अपना देशी 5G नेटवर्क होगा। भारत के लिए 5G नेटवर्क सॉल्यूशन देश में ही बनेगा। इसके लिए देश की अग्रणी IT कंपनी TCS और मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी एयरटेल ने हाथ मिलाया। भारतीय एयरटेल और टाटा ग्रुप ने आज इसकी घोषणा करते हुए कहा कि देश के पास अपना मेड इन इंडिया 5G नेटवर्क होगा, यानी अब देसी 5G नेटवर्क होगा। माना जा रहा है कि यह तकनीक 2022 से कमर्शियल इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हो जाएगी। जनवरी 2022 से एयरटेल इसका इस्तेमाल अपने 5G प्लान के लिए करेगा। इस मेड इन इंडिया 5G प्रोडक्ट और सॉल्यूशन को ग्लोबल स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। वहीं भारत सरकार की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जा रहा है। पहले इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया था। एयरटेल इंडिया के MD गोपाल विट्टल ने कहा कि भारत का अपना 5G नेटवर्क बनाने के लिए हमने टाटा समूह के साथ हाथ मिलाए हैं। इससे भारत का इनोवेशन और बड़े मैन्युफैक्चर के तौर पर उभरेगा। इस देशी 5G नेटवर्क की मदद से एयरटेल एक बार फिर से खुद को साबित करने की कोशिश करेगा। वहीं इसकी मदद से भारत के लिए निर्यात के अवसर भी खुलेंगे। इस तकनीक से करें अब धान की खेती, सरकार देगी 12,500 रुपए तक की आर्थिक मदद। जी हां, आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश में धान की बुआई शुरू हो चुकी है। ज्यादातर जगहों पर इसकी पौधे लगाने के 21 से 22 दिन बाद रोपाई हो रही है, लेकिन इसकी एक और विधि सीधी बुआई की भी है। इसके लिए सरकार आर्थिक मदद भी कर रही है और प्रमुख धान उत्पादक राज्य हरियाणा में DSR तकनीक को प्रमोट कर रही है। इसके लिए अगर कोई किसान अपने खेत में DSR तकनीक का प्रदर्शन करेगा तो उसे 5,000 से लेकर 12,500 रुपए तक की मदद मिल सकती है। दरअसल इस तकनीक से धान की खेती करने पर पानी, पैसा और समय की बचत होगी और हरियाणा जल संकट से जूझ रहा है। ऐसे में वो धान की खेती के इस तरीके को प्रमोट करना चाहती है। सरकार ने 20,000 एकड़ में ऐसी खेती का प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। प्रति 1 एकड़ खेत प्रदर्शन पर 5,000 रुपए मिलेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि रोपाई की बजाय यदि किसान सीधी बिजाई करे तो इसका फायदा अधिक मिलेगा। दोस्तों अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबर देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची है, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अब इन 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण, जाने क्या होगा बैंक खाता धारकों पर असर। जी हां, हम बात कर रहे हैं कि बैंकों के निजीकरण की दिशा में एक और कदम बढ़ा लिया गया है। 2 और सरकारी बैंकों का निजीकरण करने का फैसला किया गया है, जिसके लिए बैंकों के नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक का निजीकरण किया जाएगा। इन दोनों बैंकों में सरकार अपनी 51% जिम्मेदारी बेच सकती है। हालांकि इस पर अभी आधिकारिक मुहर नहीं लगी है। सरकार की ओर से इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। और दोस्तों में जान लेते हैं कि देश भर में सोने और चांदी के ताजा भाव। जी आपको बता दें कि सराफा बाजार में सोने के दाम में 1800 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। आज सोने का दाम 47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा है और वहीं चांदी की कीमत में 200 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे चांदी की कीमत 67,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। और दोस्तों में अगली खबर हम जान लेते हैं कि देश भर मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि उत्तर भारत में मानसून का इंतजार, इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। जाने आपके क्षेत्र में मौसम का क्या है हाल। जी हम बात करें कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों को अभी मानसून के लिए 1 हफ्ते तक और इंतजार करना होगा। पछुआ हवा के चलते दक्षिण पश्चिम मानसून बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है और राष्ट्रीय राजधानी तक उसके पहुंचने में हफ्ते भर का समय और लगने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने मंगलवार को कहा है कि दिल्ली,
हरियाणा, राजस्थान और पंजाब को छोड़कर दक्षिण पश्चिम मानसून देश के अधिकतर भागों तक पहुंच गया है। आईएमडी के मुताबिक इस साल के मानसून की सबसे खास बात है कि ये देश के पूर्वी, मध्य और पश्चिमोत्तर के आसपास के इलाकों में सामान्य से कम समय में ही पहुंच गया है। आमतौर इन इलाकों में मानसून के पहुंचने में 7 से 10 दिन का समय लगता है। हालांकि देश के शेष भाग में अगले 7 दिनों में इसके पहुंचने की संभावना नहीं है। आईएमडी के क्षेत्रीय पूर्वानुमान विभाग के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा है कि 26 जून के आसपास दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में हल्की बारिश होने की संभावना है, लेकिन इस क्षेत्र को मानसूनी बारिश के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने पहले 15 जून तक ही मानसून की दिल्ली पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया था। सामान्य तौर पर 27 जून तक मानसून दिल्ली पहुंचता है और 8 जुलाई तक पूरे देश में उसकी पहुंच हो जाती है। मौसम का पूर्वानुमान व्यक्त करने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर के महेश पलावत ने कहा है कि इस महीने के आखिर तक की मानसून की दिल्ली पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पछुआ हवा के चलते मानसून के आगे बढ़ने में रुकावट आ रही है। ये स्थिति अभी 1 हफ्ते तक बने रहने की संभावना है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।